इन्वर्टर एसी लें या नॉन इन्वर्टर? एक ऐसा सवाल जो हमेशा हमारे दिमाग में आता है जब भी हम एसी खरीदने के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस सवाल का एक प्रॉपर टू द पॉइंट आंसर आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ एक कंपैरिजन, जहां कुछ पॉइंट्स बता के इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी को कंपेयर किया गया है। लेकिन दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो का मकसद सिर्फ कंपैरिजन नहीं है, बल्कि मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना किसी कंफ्यूजन के खुद ही चूज कर पाओगे कि आपको एक इन्वर्टर एसी लेना है या नॉन इन्वर्टर। अगर आप इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर के इस झमेले से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पे इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको इन्वर्टर एसी लेना है या नॉन इन्वर्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कूलिंग। गाइस, जब भी हम कोई एसी खरीदते हैं तो हमारा मेन फोकस रहता है कूलिंग। एक इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी कूलिंग के मामले में कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। कूलिंग के इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक इन्वर्टर एसी है और आपने एसी को ऑन करने के बाद 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया, तो इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर धीरे धीरे पावर कंज्यूम करेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अचीव करेगा। 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर अचीव होने के बाद कंप्रेसर बंद नहीं होगा, बल्कि कम स्पीड में काम करता रहेगा और जब तक एसी चलता रहेगा रूम के अंदर 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। सो कूलिंग का एक स्मूथ एक्सपीरियंस आपको इन्वर्टर एसी से मिलता है। लेकिन ये स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा या नहीं वो डिपेंड करता है 2 कंडीशन के ऊपर। नंबर 1, अगर आपका रूम एयर सील्ड नहीं है, यानी रूम के कहीं पर कोई गैप है जिससे बाहर की गर्म हवा रूम के अंदर कंटिन्यूअसली आता रहता है, तो वैसे कंडीशन में एक इन्वर्टर एसी आपके रूम को सही तरीके से कूलिंग नहीं दे पाएगा। एंड नंबर 2, अगर आपके रूम के दीवारों पे या फिर छत पे ज्यादा देर तक डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है तो वो आपके रूम के छत और दीवारों को काफी गर्म कर देता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक इन्वर्टर एसी ऑन करते ही उसका कंप्रेसर धीरे धीरे पावर कंज्यूम करता है और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, यानी इन्वर्टर एसी धीरे धीरे रूम के अंदर कूलिंग को इंक्रीज करता है। अगर आपका रूम थ्रू आउट द डे काफी गर्म रहता है तो उसे कूल करने के लिए स्टार्टिंग से ही पावरफुल कूलिंग चाहिए, जो एक इन्वर्टर एसी नहीं दे पाएगा। अगर आप बताए हुए इन 2 कंडीशंस के अंडर फॉल करते हो तो आपके लिए एक नॉन इन्वर्टर एसी सही रहेगा, क्योंकि एक नॉन इन्वर्टर एसी को ऑन करते ही उसका कंप्रेसर एक झटके में बहुत सारा पावर कंज्यूम करता है और फुल स्पीड में काम करने लगता है। सो अगर 1.5 टन का एक नॉन इन्वर्टर एसी है तो उसे ऑन करते ही वो 1.5 टन कैपेसिटी में ही काम करना स्टार्ट कर देता है और डिजायर्ड रूम टेम्परेचर को अचीव करता है। लेकिन एक बार डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव हो गया तो कंप्रेसर बंद हो जाता है, जिस वजह से धीरे धीरे रूम टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जब आपका रूम टेम्परेचर आपके सेट किए हुए टेम्परेचर से थोड़ा बढ़ जाता है तो फिर से कंप्रेसर ऑन हो जाता है और फुल स्पीड में काम करने लगता है और कंप्रेसर ऑन ऑफ का ये साइकिल चलता रहता है। सो गाइस, एक नॉन इन्वर्टर एसी आपको यूनिफॉर्म या फिर स्मूथ कूलिंग नहीं दे पाता। यानी अगर आपने 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर सेलेक्ट किया है तो एक नॉन इन्वर्टर एसी एग्जैक्ट 24 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता। रूम टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन वही एक इन्वर्टर एसी एग्जैक्ट 24 डिग्री सेल्सियस पे ही रूम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। सो गाइस, कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आप मेरे बताए हुए इन 2 कंडीशंस के अंडर फॉल नहीं करते देन यू शुड बाय एन इन्वर्टर एसी। बट अगर आपका रूम ऐसे कंडीशंस पे है जहां मोस्ट ऑफ द टाइम उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और आपके रूम में एयर लीकेज है तो आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। गाइस, इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर के इस टॉपिक में और एक फेमस पॉइंट आता है जो है पावर कंजम्पशन। आपने सुना ही होगा कि एक नॉन इन्वर्टर एसी एक इन्वर्टर एसी से ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, लेकिन सुनने में ये स्टेटमेंट जितना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है असल में है नहीं। एक नॉन इन्वर्टर एसी आपके बिजली के बिल को इंक्रीज करेगा या नहीं, या फिर एक इन्वर्टर एसी आपके बिजली के बिल को कम करेगा या नहीं, यह डिपेंड करता है कि किस तरह से आप एसी को यूज करते हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आपने एक इन्वर्टर एसी ऑन किया और 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया और आधे घंटे बाद रूम टेम्परेचर भी 24 डिग्री सेल्सियस पे अचीव हो गया और यही सेम एग्जांपल पे इन्वर्टर एसी की जगह एक नॉन इन्वर्टर एसी रखते हैं और सपोज नॉन इन्वर्टर एसी भी आधे घंटे बाद 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर अचीव कर लेता है। सो इस आधे घंटे में इन्वर्टर एसी ने जितना पावर कंज्यूम किया लगभग उतना ही पावर नॉन इन्वर्टर एसी ने भी कंज्यूम किया। लेकिन असली खेल शुरू होता है इसके बाद। डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव होने के बाद एक इन्वर्टर एसी जितने देर तक चलता है उसका कंप्रेसर तो ऑन रहता है, लेकिन वो काफी कम पावर कंज्यूम करता है। लेकिन वही नॉन इन्वर्टर एसी जितने ज्यादा देर तक चलता रहता है उसका कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होता है और हर बार ऑन होते ही वो ईच टाइम फुल पीक पे पावर कंज्यूम करता है। सो इसका कंक्लूजन ये निकलता है
कि अगर आप अपने एसी को कंटिन्यूअसली 7 से 8 घंटे तक चलाने वाले हो बिना उसे बंद किए, तो एक इन्वर्टर एसी आपके बिजली के बिल में काफी बचत करेगा और नॉन इन्वर्टर एसी आपके बिजली के बिल को काफी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप अपने एसी को जब भी ऑन करते हो तो 3 से 3.5 घंटा चलाने के बाद उसे बंद कर देते हो, यानी कंटिन्यूअसली आप अपने एसी को ऑन नहीं रखते बल्कि थ्रू आउट द डे बार बार कुछ घंटों के लिए ऑन ऑफ करते रहते हो, तो ऐसे मामले में एक इन्वर्टर एसी आपके लिए एनर्जी एफिशिएंट साबित नहीं होगा, बल्कि ऐसे मामले में आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए। सो आप अपने एसी को किस तरह से इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में से कौन सा एसी लेना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। बजट में इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो इन्वर्टर एसी का इनिशियल कॉस्ट एक नॉन इन्वर्टर एसी से थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप एकदम लेटेस्ट मॉडल लेना चाहते हो तो इन्वर्टर एसी खरीदने के लिए आपको 5 से 10 हजार रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी। लेकिन अगर मेंटेनेंस की बात करें तो इन्वर्टर एसी का मेंटेनेंस काफी ज्यादा होता है। एक इन्वर्टर एसी का पीसीबी अगर खराब हो जाए तो उसे ठीक करने में आपको 15 से 20 हजार रुपए तक खर्च आ सकता है। ब्रांड अगर अच्छा हो तो नॉर्मली पीसीबी खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी रिकमेंड किया जाता है कि जब आप एक इन्वर्टर एसी लो तो आपको 5 साल की पीसीबी वारंटी और 1.5 से 2 हजार रुपए खर्च करके एक्स्ट्रा वारंटी पैकेज लेना चाहिए। और नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो उसके मेंटेनेंस को लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो पीसीबी नॉन इन्वर्टर एसी में होता है वो खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर खराब हो जाए तो 4 से 5 हजार रुपए के खर्च करने के बाद वो ठीक हो जाता है। सो बजट और मेंटेनेंस की बात करें तो एक नॉन इन्वर्टर एसी का कॉस्ट और मेंटेनेंस दोनों ही आपको सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू इन्वर्टर एसी। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आपको देखना है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है और उस हिसाब से आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में से एक चूज करना है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कुछ इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बेहतरीन मॉडल्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।